हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है यहाँ पे प्रवीण जीएस एकेडमी में। और आज बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड 5। क्या है? तो एपिसोड 5 है बेसिकली अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में पोर्चुगीज देख लिया, कब आए? 1498 में आए। उसके बाद हमने देखा कि भाई डच आए। डच का इतना कोई सेटलमेंट हुआ नहीं, वो आए बेसिकली 1602 में। बैटल ऑफ वेदारा हार गए 1758 में। एंड देन वो चले गए मलाय आर्केपिलो को, यानी इंडोनेशिया के पास। अब इसमें हमको देखना है बेसिकली कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंडर है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करती है, वो क्यों आए, क्या रीजन था। सबसे पहले आप समझ लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, एक जो भाई साहब है यहाँ पे मिल्डन हॉल, ये इंडिया आते हैं वाया सी रूट, घूमते घामते आ गए होंगे कैसे भी करके। और बेसिकली क्या होता है कि फाइनली 1600 में यहाँ पे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्टेब्लिश्ड हो जाती है। क्वीन एलिजाबेथ रहती है यहाँ पे, और बेसिकली चार्टर देती है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बोलती है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मतलब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली इंडिया के अंदर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे चार्टर मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसके तरफ से? क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से। ठीक है, अब थोड़ा नोटिस करके देखिए कि 1600 में इंडिया का किंग कौन रहता है? मुगल किंग, वो रहता है बेसिकली अकबर। ठीक है, और इस बात को आप समझ के देखिए कि जो क्वीन एलिजाबेथ है वो 1557 से लेके 1603 तक क्वीन रहती है, कहाँ की? इंग्लैंड की। ठीक है, पूरा परमिशन मिल जाता है कि राइट टू कैरी फ्री ट्रेड विद ऑल द कंट्रीज एक्सेट्रा। मतलब इस बात को आप समझ के देखिए कि ईस्ट साइड में केप ऑफ गुड जो हो गया, मतलब ये अगर अफ्रीका का आप मैप मान लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो केप ऑफ गुड होप हो गया, किसने ढूंढा था केप ऑफ गुड होप? तो ब्रेथ मेलो डियास ने ढूंढा था, आपको जैसे पता है। तो यहाँ पे ईस्टर्न साइड में जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ व्यापार कौन करेगा, उनके साथ मांडवली कौन करेगा, उनके साथ ट्रीटी कौन साइन करेगा? तो वो बेसिकली करेंगे कैप्टन रसल। कैप्टन रसल बेसिकली मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका कॉन्सेप्ट आप समझ के देखिए कि यूरोप से जो इंडिया था वो ईस्ट के तरफ था, इसीलिए नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एपिसोड को लेके। अब क्या आता है? तो 1608 में भाई साहब आते हैं जिनका नाम रहता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। और कैप्टन विलियम हॉकिंस किस में आते हैं? तो ये आते हैं हेक्टर में। याद करिए, एक बार एक सवाल पूछा गया था केबीसी में कि भाई जिस नाव में, जिस एक्चुअली फ्लीट में कैप्टन हॉकिंस आया था, उस फ्लीट का क्या नाम था? तो उसका नाम था हेक्टर। तो विलियम हॉकिंस बेसिकली इंडिया में आता है 1608 में। उस समय तक किंग कौन बन चुका होता है? तो जहांगीर। अब जहांगीर जब किंग बनता है, विलियम हॉकिंस आ जाता है। विलियम हॉकिंस के आने से सिर्फ नहीं होता है, एक्चुअली जहांगीर के कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे पोर्चुगल रहते हैं, बहुत सारे पोर्चुगीज रहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि ब्रिटिशर जो है वो बेसिकली इंडिया में आए, अपना व्यापार करे। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी कंपटीशन है, अगर ब्रिटिशर्स आ जाएंगे तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं कि राजा का कान भरना स्टार्ट करते हैं। जो कोर्ट में जो अन्य जो बेसिकली कोटिशियंस रहते हैं, दरबारी रहते हैं, उनको बोलते हैं कि ये लोग बेकार लोग हैं, इनको इंडिया में कोई जगह नहीं देना है। इस तरह का कान भरना स्टार्ट हो जाता है। बट फाइनली क्या होता है कि 1609 में जो जहांगीर भाई साहब होते हैं वो एक फरमान देते हैं टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट सूरत। तो सूरत में आप अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जहांगीर जो होता है वो विलियम हॉकिंस से इतना इंप्रेस क्यों होता है? इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है, दैट इज टर्की। टर्किश लैंग्वेज जो होती है वो विलियम हॉकिंस को बहुत अच्छे से आती है, और उसको इस लैंग्वेज के कारण बेसिकली वो जहांगीर को इंप्रेस कर लेता है। और जहांगीर काफी खुश भी हो जाता है कि एक ब्रिटिशर्स को मेरी मतलब टर्किश लैंग्वेज आ रही है। और उस समय मुगल कोर्ट के अंदर भी जो सेंट्रल लैंग्वेज था ना, वो भी तुर्की ही था, याद रखिएगा। तो एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसके लिए ये है कि तुर्की जो टर्किश लैंग्वेज किसको आता था? विलियम हॉकिन को। फाइनली क्या होता है कि 1613 में एक्चुअली फर्स्ट फैक्ट्री यहाँ पे स्टेब्लिश होती है सूरत के अंदर। एक और चीज आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। अब ऐसा नहीं होता है कि जैसे विलियम हॉकिन आता है उसको परमिशन मिल जाता है ट्रेड करने का और फैक्ट्री स्टेब्लिश करने का, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पोर्चुगीज ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, वो नहीं चाहते हैं कि उनका कॉम्पिटिशन यहाँ पे क्रिएट हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब विलियम हॉकिन को शुरुआती दिनों में जब यहाँ पे नहीं परमिशन मिलता है, तो ब्रिटिशर्स अपनी फर्स्ट फैक्ट्री पता है आपको कहाँ पे खोल लेते हैं? 1611 में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, यानी आज का आंध्रा प्रदेश। तो 1611 में जो पहली फैक्ट्री लोग खोलते हैं मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। बट याद रखिएगा कि ये मुगल टेरिटरी के बाहर थी। किसके बाहर थी?
मुगल टेरिटरी के यहाँ पे बाहर थी, ठीक। लेकिन जो मुगल टेरिटरी के अंदर जो पहला फैक्ट्री लोग ओपन करते हैं वो होता है सूरत के अंदर 1613 में। अब एपिसोड थोड़ा और आगे बढ़ता है और 1615 में एक और भाई साहब आते हैं जिनका नाम रहता है थॉमस रो। अब थॉमस रो जब आता है ना तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता है। क्या इंटरेस्टिंग होता है, तो एक तो थॉमस रो जब आता है तो वैसे ही पोर्चुगीज नहीं चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, उनको पता है कंपटीशन और टफ हो जाएगा। तो पोर्चुगीज जो होते हैं बेसिकली थॉमस रो के फ्लीट को रोकते हैं और इसी कारण एक बैटल होता है इन लोगों के बीच में जिसका नाम रहता है स्वाले होल। तो स्वाले होल नाम का एक बैटल होता है 1613 में। तो 1613 में क्या होता है कि स्वाले होल नाम का एक बैटल होता है और इस बैटल में क्या होता है कि बहुत ही बुरी तरीके से जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो थॉमस रो भाई साहब होते हैं, वो पोर्चुगीज को हरा देते हैं। चलो रे निकलो यहाँ से, इस तरह की चीजें हैं, हरा देते हैं। और फाइनली क्या होता है कि जहांगीर बड़ा इंप्रेस हो जाता है, अरे बाप रे इनकी तो नेवी बहुत शानदार है, बहुत जोरदार नेवी वाले हैं ये लोग तो। और यहाँ पे जहांगीर इंप्रेस होकर जो थॉमस रो होता है उसको बेसिकली फरमान देता है टू डू द फ्री ट्रेड ऑन इंडियन टोल, मतलब इंडिया में आप जहां भी ट्रेड करना चाहते हैं फ्री कर सकते हैं। तो 1615 में यहाँ पे क्या होता है कि थॉमस रो जैसे ही जहांगीर के दरबार में पहुंचता है उसको फ्री ट्रेडिंग राइट्स मिलते हैं, जहांगीर दे देता है इंप्रेस होकर उससे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1616 में एक और फैक्ट्री यहाँ पे स्टेब्लिश होती है, मसूलीपट्टनम, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि 1632 में फाइनली राइट टू फ्री ट्रेड मिलता है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के जो किंग होते हैं बेसिकली वो राइट टू फ्री ट्रेड देते हैं किसको, ब्रिटिशर्स को। यहां तक काफी इनको अच्छा चल रहा है। 1651 में जो नवाब ऑफ बंगाल होते हैं सुजाउद्दीन, तो सुजाउद्दीन क्या बोलते हैं कि देखो भाई तुम लोग को ट्रेड वेड करने का है ना तो करो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को तुमको टैक्सेस तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब टैक्सेस पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स मान तो जाते हैं, कहते कोई बात नहीं हम लोग भाई अपना ड्यूटी दे देंगे, आपका जो भी भाड़ा वाड़ा बनता है। और 1662 में क्या होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है बॉम्बे, वो किसके हाथ में आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। कैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो पोर्चुगीज की जो राजकुमारी होती है जिसका नाम रहता है कैथलीन ब्रिगेंजा। अब जो कैथलीन ब्रिगेंजा होती है ना, इनकी बेसिकली शादी होती है किससे, इंग्लैंड के किंग चार्ल्स से। किससे होती है, किंग चार्ल्स। अब इनसे जब शादी हो जाती है यहाँ पे तो कैथलीन ब्रिगेंजा का ससुराल हो गया इंग्लैंड, ठीक है। और कैथलीन ब्रिगेंजा पोर्चुगल की थी। तो पोर्चुगीज ने जो अपना बॉम्बे टेरिटरी था, जो बॉम्बे वाला एरिया था, वो एज अ डाउरी किसको दे दिया, किंग चार्ल्स को। तो इस तरीके से दहेज में उनको क्या मिल गया, बॉम्बे एज अ डाउरी गिफ्ट। तो खाली ये दहेज वेज हमारे अंदर भी नहीं है, इनके अंदर भी है, ठीक है। अब 1691 में औरंगजेब भाई साहब आते हैं। औरंगजेब बेसिकली क्या करता है कि ब्रिटिशर्स को टैक्स फ्री ड्यूटी देता है बंगाल के अंदर। अब देखो सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही स्टार्ट होगा, ये मत समझना कि बंगाल की लड़ाई ब्रिटिशर्स के साथ सिर्फ बैटल ऑफ प्लासी में होती है, नहीं, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। प्रॉब्लम एक तरफ देखो 1651 में क्या हो रहा है कि नवाब ऑफ बंगाल जो नॉर्मली सुजाउद्दीन है वो क्या बोलते हैं कि देखो मेरे को चाहिए यहाँ पे ड्यूटी, यहाँ पे आप पैसे मेरे को दो और अपना कारोबार करो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे क्या था, क्योंकि जो नवाब ऑफ बंगाल था वो तो औरंगजेब के अंडर में ही आता था, तो ब्रिटिशर्स फॉर्म में गए औरंगजेब के पास और बोला देख भाई तेरे बाप से यहाँ पे उन्होंने साइन करा के लाया है क्या, फरमान, तो अब हमको तेरे को ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, हमारा टैक्स फ्री ड्यूटी है किसके साथ, मुगल एम्परर औरंगजेब के साथ। औरंगजेब ने अपने को ये बोला है कि हम बंगाल में विदाउट गिविंग एनी ड्यूटी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहीं से सारी लड़ाई शुरू हुई कि सुजाउद्दीन इसी बात पे जल भुन जाता है कि मैं तो कमाने का सोच रहा था लेकिन औरंगजेब ने मेरे सारे प्लानिंग पे पानी फेर दिया, ठीक है। 1717 में एक और सबसे बड़ा बकलोल और सबसे नॉर्मली क्या बोलते हैं कि बेवकूफ किंग आता है जिसका नाम रहता है फरुख सियार। तो फरुख सियार इनको देता है फरुख सियार दस्तक। अब ये फरुख सियार दस्तक क्या चीज है वो समझिए। तो यहाँ पे बेसिकली इनको 3 राइट्स मिल जाते हैं। एक तो ये कि बंगाल के अंदर आपका जो टैक्स फ्री ड्यूटी है वो चलता रहेगा, कोई भी ड्यूटी नहीं देने का और काम करने का। दूसरा मिंटिंग ओन कॉइन। अब आप समझ रहे हैं इस बात को, एक ही स्टेट के अंदर अगर 2 लोग पैसे छापेंगे, प्रिंट करेंगे करेंसी को, तो कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होगा ना। आप यहाँ पे अंग्रेजों को क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग एक काम करो अपना खुद का स्टेट बना लो, और यही कॉइन को छाप के जो अंग्रेज हैं वो किसके खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ यहाँ पे वॉर करेंगे इन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके। तो ये बेसिकली सारा का सारा क्या था कि ब्रिटिशर्स का एंट्री पॉइंट था, कैसे आए, क्या क्या चीजें हुई। अगले टॉपिक्स में हम ये समझेंगे कि अब यहाँ पे यहाँ से एपिसोड आगे कैसे बढ़ता
है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक अगर समझ में आया हो या कोई भी डाउट हो, प्लीज एक्चुअली डू पुट योर डाउट्स इनटू द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही लेक्चर के लिए प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक प्रवीण जीएस एकेडमी। थैंक यू सो मच।